हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आधुनिक भारत का इतिहास में आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो इसकी शुरुआत होती है कि आधुनिक भारत में शुरुआती दिनों में कंपनी ने शिक्षा के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। उनका काम सिर्फ मुनाफा कमाना था। लेकिन बाद में कंपनी के लिए उनका प्रशासन चलाने के लिए योग्य न्यायाधीशों और कर्मचारियों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने कुछ संस्थाएं स्थापित की, जैसे विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ईस्वी में ये बनाया था। दूसरी संस्था है वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा, (1781). उसके बाद जोनाथन डंकन बनारस का संस्कृत कॉलेज, (1791). अगली संस्था है लॉर्ड वेलेजली, द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम, 1800। ये सब संस्थाएं उनके द्वारा उनके योग्य कर्मचारियों और न्यायाधीशों के लिए बनाई गई थी, ताकि इनमें वो ट्रेनिंग और शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके बाद भारत में शिक्षा के लिए 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में 1813 में 1 लाख रुपए का प्रावधान था। वहां ब्रिटेन में कुछ ईसाई मिशनरियां सक्रिय थीं कि भारत में यहाँ के लोगों को पाश्चात्य शिक्षा का यहाँ के लोगों के बीच में प्रचार किया जाए और उनके धर्म को हीन बताकर अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर लोगों का धर्मांतरण कराया जाए। तो 1 लाख रुपए पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन विवाद के कारण यह पैसा कभी खर्च नहीं किया जा सका। विवाद था कि पाश्चात्य और प्राच्य, कुछ समर्थक थे पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम के, और कुछ समर्थक थे प्राच्य शिक्षा के। पाश्चात्य और प्राच्य विवाद। भाषा, माध्यम, भाषा का विवाद है। पाश्चात्य समर्थक चाहते हैं कि पश्चिमी शिक्षा, पाश्चात्य साहित्य, विज्ञान आदि की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम में
प्राच्य समर्थक चाहते हैं संस्कृत और अरबी इन सब का समर्थन। तो ये विवाद दूर करने के लिए 1835 में विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक लोक शिक्षा समिति का गठन किया था कि वो इस विवाद को, इसका कुछ हल निकालें। तो मैकाले का स्मरण पत्र 1835 मैकाले इसने क्या किया, भारतीय साहित्य की बहुत आलोचना की और बताया कि भारतीय साहित्य बेकार है और पश्चिमी साहित्य ज्ञान और विज्ञान आदि की उसने जमकर सराहना की। उसने कहा कि यूरोप के एक पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कोना ही भारत के पूरे साहित्य से श्रेष्ठ है। पुस्तकालय का कोना भारत के साहित्य से श्रेष्ठ है और यहाँ की भाषाओं को उसने निम्न माना और अंग्रेजी भाषा की वकालत की, जिसे बेंटिक ने अपनाया, स्वीकार किया। इसने पाश्चात्य विज्ञान, साहित्य आदि की शिक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में, क्योंकि हिंदी भाषा इसके अनुसार निम्न है। मैकाले का विचार था कि अंग्रेजी माध्यम के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के लिए, पाश्चात्य शिक्षा के लिए भारत में 3 तरह से दबाव था। एक तो ईसाई मिशनरियां, इंग्लैंड की ईसाई मिशनरियां सक्रिय थी, जो कि यहाँ के लोगों को पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करके ईसाई बनाना चाहती थी। दूसरे कंपनी के अधिकारी, यहाँ लोगों को योग्य कर्मचारी चाहिए थे। और तीसरा, भारत में कुछ पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त प्रबुद्ध वर्ग था, एक जो चाहता था भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हो। इसमें सबसे आगे थे राजा राममोहन राय। इनका मानना था, अच्छा सबका इनका अलग अलग लक्ष्य भी था। ये चाहते थे ईसाई बनाना ताकि ये यहाँ के लोगों पर राज कर सकें। इनको कर्मचारी चाहिए थे, आवश्यकता थी। और भारत के प्रबुद्ध वर्ग को इनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा से सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सामाजिक कुरीतियां थी, तो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार होगा तो यहाँ सामाजिक कुरीतियां दूर होंगी। तो बाद में शिक्षा अंग्रेजी माध्यम, बेंटिक ने इसको स्वीकार किया और लागू किया। फिर दूसरा चरण आता है 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच। 1854 ईस्वी, चार्ल्स वुड का डिस्पैच। यह डलहौजी के समय में 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था कि भारत में
शिक्षा विकास की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। तो इसके अनुसार 1854 में ये चार्ल्स वुड का डिस्पैच आता है। चार्ल्स वुड इस समिति के अध्यक्ष रहते हैं। तो इसमें भारत में शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जाती है, जिसके कारण इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। डलहौजी के समय व्यापक शिक्षा योजना भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अब इसमें सिफारिशें क्या क्या हैं? इसने पाश्चात्य शिक्षा, विज्ञान, दर्शन और साहित्य, इसके प्रसार के लिए इसमें सिफारिशें की गई। और भाषा का माध्यम प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा, माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, और उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में। ये व्यवस्था की गई। इसमें और भी सारे प्रावधान थे। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, और पूरे अखिल भारतीय स्तर पर स्कूल और कॉलेज, महिलाओं के लिए शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ये सब प्रावधान किए गए थे। अनुवाद विभाग, अध्यापकों को ट्रेनिंग, और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, ये सारी व्यवस्था की गई थी। इसमें ये सारे मुख्य प्रावधान थे। अब इसके बाद आता है 1882 का हंटर कमीशन 1882। यह रिपन के समय में प्राथमिक शिक्षा के बाद और स्थानीय भाषा में, प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में, और इसमें प्रावधान था, सिफारिशें थी कि सरकार शिक्षा का संचालन न करे, केवल अनुदान दे। इसमें भी महिलाओं के लिए शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, ये सब सिफारिशें थी। उसके बाद 1902 का रैले कमीशन,
रैले कमीशन, कर्जन के समय, इसने मैकाले की शिक्षा योजना की आलोचना की। और इसने विश्वविद्यालय आयोग बनाया, विश्वविद्यालय आयोग। फिर उसके बाद है 1917 का सैडलर आयोग, 1917 सैडलर। इसमें 3 वर्षीय स्नातक, 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम, इसकी सिफारिश की गई। महिला शिक्षा इससे भी संबंधित था, और कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। फिर है हर्टोग कमेटी 1929। ये सब सारी शिक्षा की योजनाएं हैं। हर्टोग समिति, इसमें प्राथमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, इसकी सिफारिश थी। प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा। हर्टोग के बाद है महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा योजना 1937। वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, वहां पर महात्मा गांधी जी ने यह योजना प्रस्तुत की थी, वर्धा शिक्षा योजना। महात्मा गांधी, यह मूलतः बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा से संबंधित थी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में 7 से 14 वर्ष, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये आर्टिकल 21 क में 6 से 14 तक वाला लागू है। ये सब योजनाएं थी, और छात्र की रुचि के अनुसार, जैसी रुचि हो वैसी व्यावसायिक शिक्षा, ये सब प्रावधान थे महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा योजना में। अगला है 1944 का सार्जेंट शिक्षा योजना। सार्जेंट 1944, इसमें 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। सिफारिश। अगला है अंतिम राधा कृष्णन आयोग। यह स्वतंत्रता के बाद पहला 1948, स्वतंत्रता के बाद पहला है, और इसके द्वारा 1953 में यूजीसी का गठन किया गया था। तो इस तरह से आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। एक टर्म है बीच में, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये अंग्रेजों ने अपनाया था, इसके जन्मदाता हैं इस सिद्धांत
के निर्माता हैं लॉर्ड ऑकलैंड। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसमें यह है कि सर्वप्रथम जैसे वो उनको कंपनी के लिए, अपने कार्य के लिए योग्य लोग चाहिए थे, सबको शिक्षित करने का उनका उद्देश्य नहीं था, तो सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इससे जनसाधारण में स्वतः ही शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी, इनका विकास हो जाएगा। तो ये था अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।